डियर स्टूडेंट्स, हमने आज पहला जो वीडियो बनाया था, पहला जो पार्ट था हमारा नीट 2020 का, तो उसमें हमने 5 प्रॉब्लम्स लिए थे। अब हम इस वीडियो के अंदर 10 प्रॉब्लम लेने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं पहला प्रॉब्लम, यानी क्वेश्चन नंबर 6। इन ए गिटार, 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 523, 524, 536 और 537। ओके, तो देखिए यहाँ पर दो जो अलग अलग स्ट्रिंग्स है ए और बी, तो उसमें से ए की फ्रीक्वेंसी है 530 और बी की फ्रीक्वेंसी आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन, यानी ओरिजिनल कंडीशन यूज करेंगे, जिसके अंदर ये आउट ऑफ ट्यून बताया गया था। तो इन द फर्स्ट कंडीशन, बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन ए माइनस एन बी। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो पी की जगह पर आ जाएगा 6 और एन ए की जगह पर आएगा 530। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए एन बी इज इक्वल टू आएगा 530 माइनस 6, मतलब एन बी विल बी इक्वल टू 524 हर्ट्ज। ओके, नाउ इन द सेकंड कंडीशन, अगर हम जिसमें वो टेंशन वगैरह चेंज किया गया था, तो सेकंड कंडीशन के अंदर बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा पी प्राइम इज इक्वल टू एन ए माइनस एन बी प्राइम। ओके, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें तो पी की वैल्यू है 7 हर्ट्ज, तो 7 इज इक्वल टू 530 माइनस एन बी प्राइम, सो एन बी प्राइम विल बी इक्वल टू 530 माइनस 7 मीन्स 523 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमारे पास अब एन बी के लिए दो वैल्यूज आ गई है, एक वैल्यू है 524 और दूसरी वैल्यू है 523। यहां पर अब आप एक रूल याद रखिए कि एज द टेंशन इन द ट्यूनिंग फोर्क इंक्रीजेस, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑल्सो गेट्स इंक्रीजेस। यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क, मतलब एक्चुअली ये प्रॉब्लम बिल्कुल ट्यूनिंग फोर्क जैसा है, इसलिए यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क का मैंने जिक्र किया, लेकिन दिए हुए प्रॉब्लम के अंदर गिटार जो है उसका स्ट्रिंग है, तो आप उसको वैसा भी ले सकते हो। द टेंशन इन द इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मस्ट बी 524 हर्ट्ज। ओके, तो इस तरह से उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। The capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 6 microfarad. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of the medium is, okay, यहां पर आपको permittivity of free space जो है उसकी वैल्यू गिवन है। तो ठीक है, देखते हैं इसको। देखो, इसमें सबसे पहले जो चीज गिवन है वो है कैपेसिटी ऑफ एयर कंडेंसर। तो सी सफिक्स ए फॉर एयर, वो आपको दिया हुआ है 6 माइक्रोफेरेड, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड। और कैपेसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है 30 माइक्रोफेरेड, तो हम लोग उसको सी सफिक्स डी लिखेंगे और वो आ जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड। नाउ यहां आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा रेशो ऑफ द टू कैपेसिटीज होती है। मतलब रेशो ऑफ एब्सोल्यूट कैपेसिटी मींस कैपेसिटी विथ एयर डिवाइडेड बाय कैपेसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो रेशो जो होता है ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मतलब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हमको वैल्यू निकालना है तो हम उसके अंदर हमेशा कैपेसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिवाइडेड बाय कैपेसिटी विथ एयर, इस तरह से हम लोग लेंगे। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा, K इज इक्वल टू सी सफिक्स में डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय सी सफिक्स में एयर। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो ये वैल्यूज कुछ ऐसी हो जाएंगी, K इज इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड। जाहिर है 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 30 कैंसिल कर सकते हैं, तो इट विल बी 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 5। ओके, नाउ वी कैन यूज द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है, K is equal to dielectric constant is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of free space, so epsilon upon epsilon naught। इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू अगर निकालें तो आ जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसमें वैल्यूज पुट कर दो
जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे द आंसर विल बी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 44.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और इसको अगर आप नंबरों को एडजस्टमेंट करें अगर, तो ये आ जाएगा 0.4425 10 टू द पावर माइनस 10। तो यहाँ आप देखिए ये जो आंसर इसमें है सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन है 0.44 10 टू द पावर माइनस 10, तो ये उसका अप्रोक्सीमेटली ये आंसर उसका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8। A screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is okay. आप लोग देखिए बहुत ही बेसिक किस्म का यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, और 11 क्लास में जो जनरली जो प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें जो स्क्रू गेज का जो प्रैक्टिकल है ये उसी के साथ रिलेटेड है। तो इसमें देखिए गिवन है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिविजन्स है 50। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट यूज करेंगे। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू आ जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। इसमें लीस्ट काउंट की वैल्यू रखते हैं 0.01 इज इक्वल टू पिच अपॉन 50। इसको आप चेंज करो, 50 को ट्रांसफर करो उधर, तो पिच की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मिलीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज सी 0.5 मिलीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, मतलब स्ट्रेस जो है उसके डायमेंशंस क्या होंगे। अब यहां आप याद रखिए कि स्ट्रेस जो है ये हम लोगों ने इलास्टिसिटी या फिर जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल जो है उनमें हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें स्ट्रेस की जो डेफिनेशन होगी वो होगी द रेशियो ऑफ फोर्स एंड सरफेस एरिया। तो इस तरह से स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब आप फोर्स का डायमेंशन रख दो L1 M1 T-2 और एरिया का डायमेंशन आ जाएगा L2 M0 T0। L2 को अगर आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी L1 माइनस L2 मीन्स L-1। सो द डायमेंशन फॉर स्ट्रेस विल बी L-1 M1 T-2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 92-235 इज बम्बार्डेड विथ ए न्यूट्रॉन इट गेट्स क्रिप्टॉन 3689 3 न्यूट्रॉन्स एंड डैश डैश डैश। ओके, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ये न्यूक्लियर फिशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको ये दिया गया है कि यूरेनियम 235 जो है उस पर एक स्लो न्यूट्रॉन जो है बम्बार्ड किया गया, तो जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। यूरेनियम 92-235 प्लस 1 न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन जब आप उसमें ऐड करोगे तो उसका जो मास नंबर वो बढ़ जाएगा, मतलब यूरेनियम 92-236 मिलेगा। अब ये जो यूरेनियम 92-236 है ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये फौरन ब्रेकअप होगा, यानी इसका न्यूक्लियर फिशन होगा। तो यूरेनियम न्यूक्लियस जो है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल है, देयरफॉर इट विल बी ब्रेकअप इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल कंपोनेंट्स। ओके, और साथ ही साथ वो 3 अलग अलग न्यूट्रॉन जो है फास्ट न्यूट्रॉन जो है उनको भी वो क्रिएट करेगा। यहाँ पर 3 अलग अलग न्यूट्रॉन जो है उसमें से निकलेंगे। तो अब इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। यूरेनियम 92-236 इट गिव्स, पहला जो प्रोडक्ट है वो हमको दिया हुआ है क्रिप्टॉन 3689। दूसरी जो चीज है वो हमको दी हुई है कि 3 न्यूट्रॉन्स आर देयर, सो 3 न्यूट्रॉन्स 01 प्लस सपोज करो कि जो नया एलिमेंट जो बनेगा तो वो X है और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z है और मास नंबर A है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मास नंबर को कंपेयर कर लेते हैं, यानी इस रिएक्शन में हम पहले ऊपर वाले जो नंबर है मास नंबर उनको कंपेयर करते हैं। तो आप देखो लेफ्ट साइड में नंबर है 236, राइट साइड में पहला नंबर है 89, दूसरा नंबर है 3 into 1 यानी 3। ओके, न्यूट्रॉन के लिए 1 नंबर होगा लेकिन देयर आर 3 न्यूट्रॉन्स, देयरफॉर इट विल बी 3 into 1 is 3 प्लस X के लिए A हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 89 प्लस 3 is 92 और 236 में से 92 अगर माइनस करोगे तो इट विल बी 144, तो A की वैल्यू आ गई 144। ओके, अब हम एटॉमिक नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो आप लोग देखो इस रिएक्शन में, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के अंदर एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड में है 92, राइट साइड में है 36, उसके अलावा 0 और उसके अलावा Z,
मतलब जो रिएक्शन बनेगी वो रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी, 92 इज इक्वल टू 36 प्लस 0 प्लस जेड। अब 36 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 92 माइनस 36 मीन्स 56। सो द करेक्ट आंसर विल बी द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 56 एंड मास नंबर 144। और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ये कंडीशन आती है इस जगह पर, मतलब ये हमारा जो ऑप्शन है बेरिलियम, सॉरी बेरियम, ओके BA बेरियम 56 144, तो दिस इज द आंसर। सो करेक्ट आंसर इज बेरियम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। मतलब पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लेशन रीजन होता है उसकी विड्थ कब बढ़ती है। तो देखिए ये बहुत ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। यहाँ पर आप देखिए आपके सामने जो पिक्चर आपको दिख रही है वो है पीएन जंक्शन डायोड। इसमें जे जो है इट इंडिकेट्स जंक्शन, और जंक्शन के चारों तरफ का जो एरिया है, जो शेडेड रीजन जो दिख रहा है, दैट इज द डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन। अब आप देखिए जो दो टर्मिनल हमारे पास है, एक P से और एक N से, तो अगर मैं P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ता हूं तो इट विल बी फॉरवर्ड बायसिंग। और जब मैं फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ूंगा तो इसमें फॉरवर्ड करंट पास होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा अक्रॉस द जंक्शन। और इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लेशन लेयर जो है, डिप्लेशन रीजन जो है उसकी विड्थ कम हो रही है। ओके, तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या होगा कि विड्थ जो है विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल बी डिक्रीज्ड। इसके अपोज में मैं अगर P को निगेटिव और N को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर मैं जोड़ता हूं तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। और रिवर्स बायसिंग के अंदर डिप्लेशन रीजन जो है वो उसकी विड्थ बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपोजिशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन बी, मतलब रिवर्स बायस ओनली। सो ये एक थ्योरेटिकल टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मेन कंसेप्ट जो है वो ध्यान में आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज रिवर्स बायस ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer, the potential difference is. Okay. अब देखिए बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है 1.227 10 टू द पावर माइनस 2 नैनोमीटर। तो सबसे पहले तो आप ये नैनोमीटर को चेंज कर लो, इसको 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर हो जाएगा। यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। अब आप याद रखो कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ काय में एप्लीकेबल होगा, इन एंगस्ट्रॉम यूनिट ओनली। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 1.227 10 टू द पावर माइनस 11 जो मीटर, ये जो नंबर है इसको अगर आप डिग्री एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो इसमें से 10 टू द पावर माइनस 10 चला जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 1 बचेगा। इसलिए डिग्री एंगस्ट्रॉम के अंदर ये वैल्यू हो जाएगी 1.227 10 टू द पावर माइनस 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। अब आप इसमें अंडर रूट वी को शिफ्ट करो उधर और वो नंबर को इधर ला लो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 12.27 अपॉन 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट वी इज इक्वल टू 100 यानी 10 स्क्वायर। और जब आप वी निकालोगे तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 4 वोल्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस इज ओके 1/2 kBt, 3/2 kBt, 5/2 kBt, 7/2 kBt। तो यहाँ आप देखो, आपको अगर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अगर याद है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ kBt। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आप याद रखिए कि मोनो एटॉमिक गैस जो होती है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होंगी।
बराबर है। उसके अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होती है, तीनों भी। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 3 एंड फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम द एनर्जी इज हाफ kBT. So for 3 degree of freedom, the answer will be 3 into half kBT, means final answer will be 3/2 kBT. So the correct answer will be option B. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द ब्रूस्टर एंगल IP फॉर एन इंटरफेस शुड बी, मतलब किसी भी इंटरफेस के लिए, किसी भी मीडियम के, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए ब्रूस्टर एंगल की रेंज क्या होती है। यहाँ पर अलग अलग रेंज दिया है, 0 to 30, 30 to 45, 45 to 90 और इक्वल टू 90। तो अब आप एक चीज देखिए कि एयर जो है, एयर या वैक्यूम, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है। और एयर के अलावा अगर आपने कोई भी दूसरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम अगर आप लेते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी डेंसर मीडियम, यहाँ पे डेंसर मीडियम का मतलब है डेंसर देन एयर, ओके, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ अब हम ट्रिग्नोमेट्री के ये वैल्यूज को ध्यान में रखते हैं। 1045 जो है वो 1 होगी और 1090 जो है वो इन्फिनिटी होता है। और अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब द एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 45। ओके, ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से अगर बात करें तो क्या हमको यहाँ कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन सिंपल मिलेगा कि ब्रूस्टर एंगल जो है, यानी पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो है, उसकी वैल्यू डेफिनेटली 45 से बड़ी होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 45 लेस देन IP लेस देन 90, ये रेंज होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, मतलब आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज, ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एक फॉर्मूला है जिसे हम आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला कहते हैं, और ये बहुत ही फेमस है। E इज इक्वल टू mc²। आप लोगों ने सबने ये फॉर्मूला कई जगह पर देखा होगा, कई जगह पर पढ़ा होगा। तो E इक्वल टू mc² होता है। इसमें आपको m दिया हुआ है 0.5 ग्राम। तो देखिए इसकी वैल्यूज आ जाएगी, E इज इक्वल टू 0.5 ग्राम है तो उसको किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 10⁻³ ओके। और C की वैल्यू जो है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 3 का स्क्वायर होगा 9 और 10⁸ का स्क्वायर होगा 10⁻16। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 9 इज 4.5, ओके, 45, यानी एक्चुअली 0.5 इंटू 9 विल बी 4.5, तो 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। सो यहां पर इस फॉर्मूले से हमको पता चला कि 0.5 ग्राम जो है मास, it is equal to a very huge amount of energy and that amount of energy is 4.5 into 10⁻13 joule. So the correct option is option B. Okay, तो इस तरह से हमारे नीट 2020 का जो पेपर है, जिसमें फिजिक्स के पोर्शन में 45 क्वेश्चन थे, उसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो आज के ये 2 वीडियोस में कवर हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियोस के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।